बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है दैट इज लेक्चर 3 ऑफ द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज या मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। ये हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्टार्ट करते हैं थ्योरी की डेफिनेशन के साथ। देखें, सबसे पहले आपको पता है कि थ्योरी इज बेसिकली एनालिटिक स्ट्रक्चर डिजाइन टू एक्सप्लेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशंस में चीज़ें आ रही होती हैं, हम अपनी सेंसेस से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमारी एक नॉलेज बिल्डअप होती है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसके बारे में अपनी एक राय भी कायम करते हैं। और वो राय जो है वो उन ऑब्जर्वेशन को बार बार एनालाइज करके बार बार जो है उन ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंड करके सामने आती है। जब थ्योरी के डेफिनेशन की बात करते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि a theory identifies the set of distinct observation as a class of phenomena and make assertion about underlying reality that bring about our effect for this class। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फिनोमिना को ऑब्जर्व किया, एक इवेंट को बार बार ऑब्जर्व किया और रिपीटेडली उसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे आए जिसके बारे में हमें एक रियलिटी इस्टेब्लिश करनी होती है। और ये रियलिटी जब बार बार टेस्ट भी की जाए तो वो भी अप्रूव होती है, मतलब बार बार वो भी जस्टिफाई होती है, क्योंकि वो रियलिटीज़ जो है वो उस थ्योरी और इससे रिलेटेड जो अजम्पशंस होती हैं उस अजम्पशंस को प्रूव करती है। इसको कहते हैं थ्योरी। ठीक है। जहां तक मैनेजमेंट की बात है, हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिफाइन किया था कि एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके और उसको कोऑर्डिनेट करके जब हम डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी सेट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें, इस सिंपल प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट में फिर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़ की और उसके बेस पे हमारा कुछ पाथवेज बनना, फ्लो बनना, नॉलेज बैकग्राउंड बिल्डअप होना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें, इसके लिए भी हमें थ्योरीज की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो हमारे पास लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें हम लीडरशिप थ्योरीज डिफरेंट पढ़ते हैं। थोड़ी सी और बात जो है मैनेजमेंट पे कर लेते हैं। पीटर ड्रकर जो है इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। पीटर ड्रकर कहता है कि मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे हम जब इंसानों या मशीनों को मैनेज करते हैं फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट के बुनियादी तौर पे दो टास्क हैं कि देखें, एक तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम जब अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरों तक पहुंचाना भी होता है। मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, तो इन कॉम्पिटिटर्स को टैकल करने के लिए वी नीड मार्केटिंग एंड इनोवेशन विद टाइम, कि हम अपनी प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेकर आएं या सर्विसेज को, और साथ साथ उसमें जिद्दत भी लेकर आएं जो जदीद तकाज़ों को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और वक्त के हिसाब से जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर सके, तभी हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज नज़र आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस जो होती है, कॉमनली डिस्कस होती है, क्लासिकल थ्योरी, दूसरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है या न्यू क्लासिकल थ्योरी भी इसको कहते हैं, तीसरी सिस्टम थ्योरी है, फोर्थ वन इज कंटिजेंसी थ्योरी, the fifth one is chaos theory, and the sixth one is complexity theory। क्लासिकल थ्योरी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो क्लासिकल अप्रोच है हमारे पास, तो इसमें हम एक
ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर को लेते हुए उसके पूरे अप्रोचेस पे फोकस करते हैं। यहां लिखा भी है कि द क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशंस फोकसेस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली और कंप्लीटली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके सारे कंपोनेंट्स पे हमारा फुल फोकस हो। ठीक है, और वो फुल फोकस जो होता है क्लासिकल थ्योरी उसको चार एलिमेंट्स में बयान करता है। वो चार एलिमेंट्स की क्या है, आपने इसके अंडरस्टैंडिंग में आपको पता चल गया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले होता है कि जो डिविजन्स एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद होती है क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में पहले तो दो डिविजन्स होती हैं, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में वो होती हैं जो हम डिजीजेस और मरीज और उसकी केयर और इन चीज़ों को सराउंड करते हुए वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज। नॉन क्लिनिकल में हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, सिक्योरिटी है, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग है, ये नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं। और फिर इसमें स्पेशलाइज्ड लेबर होता है, डिविजन्स के अंदर स्पेशलाइज्ड लेबर होता है। स्पेशलाइज्ड लेबर का मतलब यह है कि आपके पास हर बंदा अपना काम करे। क्लिनिकल में कंसल्टेंट डॉक्टर अपना काम करे, सर्जन अपना काम करें, मेडिकल ऑफिसर्स अपना करें, नर्सेज अपने करें और टेक्नीशियन अपने काम करें। जबकि नॉन क्लिनिकल में फिर जाहिर सी बात इलेक्ट्रिशियन का काम प्लम्बर नहीं कर सकता और प्लम्बर का काम इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता। तो ये डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन है जिसमें क्लासिकल थ्योरी बहुत फोकस करती है कि ये होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी बात जो क्लासिकल थ्योरी करती है वो कहती है कि इसमें चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। जैसे लेबर है, लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के ऊपर जो है ना वो मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर फिर डायरेक्टर होता है। जैसे हॉस्पिटल में एमएस होता है, तो एमएस की सुपरविजन जो है वो एमएस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सुपरविजन करती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फिर हेड नर्सिस की सुपरविजन करती है, और हेड नर्सिस जो है ना अपने वार्ड में सारे नर्सिस और इंचार्जेस या जो हमारे पास टीम लीडर होती हैं इनकी सुपरविजन करती हैं, और एक फ्लो भी इसी तरीके से काम का चलता है। दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड, जो कि क्लासिकल थ्योरी कह रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट है। तीसरी चीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ये देखना है। मतलब ये है कि हमारे पास एक फैक्ट्री में ऑनर होता है और उसके 100 लेबर होते हैं और एक मुंशी होता है। वो मुंशी या अकाउंटेंट जो है वो सैलरीज और सेल एंड परचेज वाले मामले देखता है, जबकि ऑनर डायरेक्टली जो है ना उन 100 लेबर को डील कर रहा होता है। तो इसमें डोमिनेंट जो है वो वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो लेबर है आपके पास या ज़्यादा एम्प्लॉय है वो सिमिलर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। वर्टिकल में आपके पास एक से दूसरे के पास ऑर्डर आता है, दूसरे से तीसरे के पास आता है, तीसरे से चौथे के पास आता है, तो एक इस तरह की कमांड होती है। इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस कोर्स में। अभी फिलहाल क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से आप इतना समझें। एंड द फोर्थ वन जिस पे क्लासिकल थ्योरी फोकस करती है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि किसके हाथ में कितना कंट्रोल और कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। एक हेड नर्स के पास कितनी अथॉरिटी है, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास कितनी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास कितनी है, और एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास कितनी अथॉरिटी है। क्लासिकल थ्योरी इन सब पे फोकस करते हुए वो कहती है कि जब इन सब को देख के एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाएगा, सो दैट विल बी द अप्रोच अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। हमने इस पे बात भी की कि डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इस पे भी हमने बात की। और ये कॉन्सेप्ट जो है इससे क्या होता है, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन से प्रोफिशिएंसी बढ़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। हर बंदा अपने काम पे स्पेसिफिक होता है, अपने टास्क को परफॉर्म करता है और हर काम जो जो रिक्वायर्ड होता है वो टाइमली पूरा होता है। चेन ऑफ कमांड में अथॉरिटी की बात हमने की।
कि किसके पास क्या अथॉरिटी होगी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अथॉरिटी के साथ एक बात याद रखें, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी का एहसास है, या एहसास जिम्मेदारी जिसको कहते हैं। देखें, अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इट इज़ द राइट और पावर टू डायरेक्ट इन एक्टिविटी। किसी भी काम को करवाने की जो आपके पास ताकत होती है उसको अथॉरिटी कहते हैं। इसमें दो मेन टाइप्स जो है वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के जो गुरुज हैं वो सजेस्ट करते हैं, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी जैसे नाम से जाहिर है, इट इज़ द लीनियर हायरार्की थ्रू विच एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। लीनियर है मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि स्टाफ अथॉरिटी जो है, इट इज़ एन एडवाइजरी रिलेशनशिप, रिकमेंडेशन एंड एडवाइस आर ऑफर्ड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क इज असाइंड टू अदर्स। देखें, लाइन अथॉरिटी में आपका हेड नर्स या मैनेजर हेड नर्स को ऑर्डर करता है, हेड नर्स स्टाफ को ऑर्डर करके वो काम करवाते हैं, दैट इज लाइन अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी इज कि आपके डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक नहीं है बट दे हैव सम रिलेशनशिप विद यू। जैसे अगर कोई डॉक्टर जो है वो नर्स को रिकमेंड करे या नर्स डॉक्टर को रिकमेंड करे मरीज की केयर के हवाले से, या एडवाइस करें कुछ अपनी, और वो एडवाइस या अथॉरिटी जो है वो उसी के पास से जाके जिसने इम्प्लीमेंट करानी है उसके पास चली जाए और वो इम्प्लीमेंट कराए। तो वो कंसल्टेंट अपने रेजिडेंट से करवाए या अपने मेडिकल ऑफिसर से करवाए। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टाफ अथॉरिटी। दो तरीके की ये अथॉरिटीज़ हो गई। तो इसमें बात आती है अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंस ऑफ एब्लिगेशन होती है कि हम, या कंपल्जन, कि हमने एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने मुतालिक जो हमारे ज़िम्मे जो काम होते हैं उनको सही और अच्छे तरीके से कैसे अपने काम को पूरा करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। सो ये बात याद रखें चेन ऑफ कमांड में अकाउंटेबिलिटी, वरना देखेंगे हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं तो कितनी करप्शन होती है, कितनी बदनवानियाँ और उसमें जो है मिसमैनेजमेंट चीज़ों की होती है। तो जब अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी होती है तो हमारे पास जो है वो चेन ऑफ कमांड डिस्टर्ब हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्क कैसे होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, और क्लासिकल थ्योरी जो है उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस हवाले से सामने वो लेकर आई। क्लासिकल थ्योरी वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि मेन कमांड हो, किसी एक जगह से ऑर्डर आए, और फिर इसके साथ साथ रीइंफोर्सिंग अथॉरिटी हो, वो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बार बार याद दहानी कराएं, फोकस कराएं, और उनके पास जो है इतनी अथॉरिटी हो कि वो काम पे काम शुरू हो जाए। एंड तीसरी चीज़, एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हो कि जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं उनको कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो भी अपनी चेन ऑफ कमांड में उसको रिपोर्ट करें, और चेन ऑफ कमांड के जो तवक्को आते हैं तो वो भी। इसकी मिसाल ऐसे है कि मेन कमांड फॉर एग्जांपल वो जो मरीज के ट्रीटमेंट के हिसाब से हैं, दैट इज विद अ डॉक्टर। उसने अब लिख दिया फिजिशियन ऑर्डर में कि इस मरीज को ये दवाई इतने बजे इतने डोज में मिलनी चाहिए। एक हेड नर्स राउंड करते हुए वो अपने नर्स को रीइंफोर्स करती है कि ये दवाई बड़ी क्रिटिकल है और इसको टाइम पे लग जाना चाहिए। सो दैट इज अ रीइंफोर्सिंग अथॉरिटी। और जो तीसरी है फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कि इसमें नर्स हेड नर्स को और या फार्मेसी को कम्युनिकेट करती कि ये दवाई हमें चाहिए, आप डिस्पेंस करा लें। फार्मेसी उनको कहें कि ये दवाई है तो ठीक है, वो भिजवा देते हैं, नहीं है वो फिर भी बता देते हैं। तो अगर नहीं है तो मरीज को भी बता दी जाती है और फिर हेड नर्स को भी बता दी जाती है। इस तरीके से एक फॉर्मल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए तीन अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करें तो मैंने आपसे बता दिया। देखिए, जितनी स्पेन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे पास होगी, इतना एक मैनेजर या सुपरवाइजर अपने काम को टाइमली पूरा करेगा। स्पेन ऑफ कंट्रोल हमारे पास
किस चीज़ों में हेल्प करता है? एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट में। मैंने अपने एम्प्लॉय को कितनी अथॉरिटी देनी है किस काम के लिए, क्या वो मेरे पूछे बगैर फला फला काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में आता है। दूसरा ये है कि एम्प्लॉय अपने एंड पे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है या नहीं। तीसरी चीज़, स्पैन ऑफ कंट्रोल में कम्युनिकेशन बेहतर होती है। मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट अपने मैनेजर्स को अपने इश्यूज टाइमली बताते हैं। इसी तरीके से स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक मैनेजर किसी बीमारी या किसी भी वजह से हॉस्पिटल किसी दिन नहीं आया, तो जो टीम लीडर होता है या सीनियर पर्सन होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ करता है कि वो उस मैनेजर की ड्यूटी उस दिन की करें। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हर काम के लिए हमें हर अलग अलग बंदे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ काम हम मिलजुल के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अननेसेसरी स्टाफिंग भी नहीं होती, और इसकी वजह से हमारे पास पर्सनल रिडक्शन होती है कि जो लोग गैर ज़रूरी अगर हायर किए गए हों तो वो भी कम हो जाते हैं, एंड जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है तो वो कॉस्ट भी हमारे पास कम हो जाती है। और इसके बाद जो है वो इन कम्युनिकेशन और डेलीगेशन के ज़रिए जो इम्प्रूवमेंट आती है, तो एम्प्लॉय भी खुश होते हैं, उनको अथॉरिटी भी होती है, वो डिसीजन मेकिंग भी बेहतर कर सकते हैं, और उनको सेटिस्फेक्शन भी अपने जॉब से मिल रही होती है, तो इस वजह से वो रिटेन भी होते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल पे कुछ चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है। उसमें एक हमारे पास है जॉब की कम्प्लेक्सिटी के, जितनी जॉब में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, एम्प्लॉय को स्पेसिफिक अपने टास्क का पता नहीं होगा, उसको जीडीज नहीं वो होगी, तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर है, तो मैनेजर के पास तो मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। अब उसको अगर जेडीज दे भी दी जाती हैं, तो वो जेडीज भी, उसमें अक्सर मैनेजर्स की जेडीज में देखा गया है कि वो एम्बिग्विटीज़ होती हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, डिफरेंट टास्क मिल सकते हैं जो उनको उन्होंने मैनेज करना होता है। सो इसीलिए जितनी जॉब कॉम्प्लेक्स होगी उतनी उसकी नेचर मैनेजेरियल होगी, यानी सुपरविजन वाली होगी। दूसरी बात जो इफेक्ट करती है आपके स्पेन ऑफ कंट्रोल पे, वो है जॉब की सिमिलैरिटी। जितने लोग ज़्यादा सिमिलर काइंड ऑफ जॉब करेंगे, इतना वो एक मैनेजर के अंडर आएंगे और उस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, न्यूनेटल आईसीयू में हमारे पास 5 बेड्स हैं, तो उसमें हमारे पास एट अ टाइम 3 नर्सेस काम करती हैं, तो उनकी जो एक हेड नर्स है वो सिर्फ उन 3 नर्सेस को एक शिफ्ट में मैनेज करती है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल उन 3 नर्सेस पे है। जबकि मेडिसिन वार्ड की जो हेड नर्स है उसके पास 50 पेशेंट्स हैं, और वहाँ पे एक शिफ्ट में 12 या 15 नर्सेस जो है ना काम करती है। तो उस हेड नर्स का जो मेडिसिन वार्ड में काम करती है, बावजूद इसके कि वो दोनों हेड नर्सेज हैं, न्यूनेटल आईसीयू वाली भी और मेडिसिन वाली भी, लेकिन मेडिसिन वाली का स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं मैनेज करने के लिए। तीसरी चीज़, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एम्प्लॉय। जितनी हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लोकेशन काम करने की फैली हुई होगी, उतनी हमें उनकी सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे पास अक्सर हॉस्पिटल्स ने होम केयर सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो हेड नर्सेज या वो मैनेजर जो होम केयर सर्विसेज को लुक आफ्टर करते हैं, तो वो ज़्यादा, उनकी ड्यूटी टाइमिंग भी ज़्यादा होती हैं, वो राब्ते में भी ज़्यादा रहते हैं, उनको एक एक इंडिविजुअल से डिटेल में राब्ता और बात करनी होती है क्योंकि उनको ज़्यादा सुपरविजन की नीड होती है। सो जो जियोग्राफिक या लोकेशन बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनमें फिर हमारी स्पेन ऑफ कंट्रोल वो डिफरेंट तरीके से हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज द अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन टू कंप्लीट टास्क। जितनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगी, जितना ज़्यादा राब्ता होगा, जितनी ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी, इतनी ज़्यादा सुपरविजन होगी और इतना ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा।
स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब हरगिज सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर बढ़ते जाएंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा, बल्कि इट मींस कि आपका अपनी एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल कितना है, कितने वक्त में आपको वो काम करके दे देते हैं, और वो जो है कितना आपकी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। सो अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे तो वो जो हमने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, तो उसमें हम बात करते हैं टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की, या मशीन ब्यूरोक्रेसी भी इसको कहते हैं, और फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी भी इसको कहते हैं। पहले टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेते हैं। टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जिसमें मैनेजर्स की तादाद ज़्यादा होती है, उन मैनेजर्स का स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है, मतलब वो फोकस्ड होके काम करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, इस तरीके से ऑडिट मैनेजर्स, तो हर एक का अपना अपना काम होता है। मैनेजर ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल उनका नैरो होता है, और इस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि मैनेजर्स की तादाद ज़्यादा होती है तो उनकी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होती है। एक मैनेजमेंट पर्सन के एक्सपेंसेस एक वर्कर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट पर्सनस को उनकी ड्यूटी और टास्क को डेलीगेट करने में और उनको पूरा कराने में फैसिलिटीज़ भी उसी हिसाब से चाहिए होती है। टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो नीचे या बॉटम तक पहुंचने में, हायरार्की के बॉटम तक वो ऑर्डर पहुंचने में टाइम लगता है। पहले फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर ने ऑर्डर किया, फिर वो डीन्स तक आया, फिर वो डायरेक्टर्स तक जाता है, फिर वो आपके प्रोफेसर्स तक, फिर उसके साथ फिर रजिस्ट्रार ऑफिस और स्टूडेंट और इन लोगों के पास जब वो ऑर्डर आता है तो उसमें टाइम लगता है। ये टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का है कि इसमें हमारे पास जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ग्राउंड पे आता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के मौके बहुत मिलते हैं। जैसे हमारा हेल्थ सिस्टम है जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी है, फिर कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरीज होते हैं, फिर हमारे पास जो है ना वो नर्सिंग डायरेक्टर्स होती हैं, मेडिकल डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उनके पास नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स हैं, फिर नर्सिंग मैनेजर्स हैं, फिर नर्सिंग हेड नर्सेज हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक टॉल स्ट्रक्चर है जो कि इसमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इस तरह के केसेस में जितना एक मैनेजर की पोजीशन जो है वो बढ़ेगी, इतनी जो है उसको कम टाइम रिक्वायर होगा डायरेक्ट स्टाफ इंटरेक्शन में और डायरेक्ट स्टाफ मैनेज करने में। फॉर एग्जांपल एज अ मैनेजर अगर मैंने 200 लोगों को हैंडल करना है तो 4 हेड नर्सेस काफ़ी हैं, वो 4 हेड नर्सेस मुझे रिपोर्ट करेंगे, तो मैं 4 लोगों को एक्चुअली सुपरवाइज करूंगा और वो 4 डायरेक्टली फिर 200 लोगों को सुपरवाइज करेंगे। तो इस तरह मैनेजर्स जो है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता इन 200 लोगों को मैनेज करने में। दूसरी तरफ अगर फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो इसमें टॉल स्ट्रक्चर की जगह एक चीज़ तो यह है कि मैनेजर्स की तादाद कम होती है, और मैनेजर्स की जितनी तादाद कम होगी तो डेफिनेटली स्पैन ऑफ कंट्रोल उनका वाइड होगा, क्योंकि एक मैनेजर के पास हज़ार हज़ार लेबर होते हैं। जैसे ठेकेदार है, एक ठेकेदार है उसके पास जो है ना वो 200-500 लेबर्स हैं, वो उनको मैनेज कर रहा होता है। सो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है इसमें। और दूसरी बात यह है कि इसमें चूंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैनेजर ने हर डिसीजन सब पे एक तरह से एप्लीके, अब 1000 लोगों पे डिसीजन अप्लाई करना और 20 लोगों पे करने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, बल्कि हर एक के पास अपने काम के हवाले से डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है। जैसे ये आपको एक एग्जांपल दिख रही है कि टॉल स्ट्रक्चर में एक कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, फिर उसमें उसके 2 डायरेक्टर्स हैं, फिर 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं और फिर असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। जबकि फ्लैट स्ट्रक्चर में एक प्रेसिडेंट है, फिर सारे डायरेक्टर्स हैं और फिर सारे लेबर्स हैं। तो इस तरह इसमें ये हायरार्की का फंक्शन होता है।
अब आते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ, जिसको हम न्यू क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। ये क्लासिकल थ्योरी के बाद बुनियादी तौर पे सामने आया है। मॉडर्न जो हमारे एक्सपेंशंस और बिजनेसेस में चेंज आया है, एक न्यू मॉडर्नाइजेशन जब आई है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है बीच में, तो ये न्यू क्लासिकल थ्योरी सामने आई है। और ये थ्योरी कहती है, सोशल रिलेशनशिप्स पे बात करती है, ग्रुप प्रेशर के रिस्पॉन्स पे ये फोकस करती है, और पर्सनल फुलफिलमेंट पे भी ये बात करती है। तो इस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जो हमने पहले बात की कि ह्यूमन रिलेशंस, तो इस पे पूरी एक अलग थ्योरी है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम टास्क टू वर्कर। ये न्यू क्लासिकल थ्योरी जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के साथ कुछ मर्ज होकर बात करती है, वो कहती है कि टास्क की जगह वर्कर पे काम किया जाए। जितना आपका वर्कर प्रोफेशनली साउंड होगा, स्किल्ड होगा, उतनी उसके टाइम में टास्क में प्रोफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है। और ये थ्योरी कहती है कि वी शुड गो बियॉन्ड फिजिकल कंट्रीब्यूशन टू इंक्लूड क्रिएटिव, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर। न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है कि हमें सिर्फ काम पे अपनी नज़रें अटकाने की बजाय ये देखना है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क होता है। देखें, एक इंसान है, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स, अपनी सोच जो पॉजिटिव होती है, और अपनी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को बीच में लाके अगर अपने काम से मोहब्बत करते हुए वो काम करेगा, तो वो स्मार्ट वर्क कहलाएगा। वो कम टाइम में बेहतर काम करेगा, रादर के एक पाथवे को, एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, बावजूद इसके कि वो उससे तंग आया हुआ है, दिल नहीं लग रहा, काम से उकताया हुआ है, फिर भी उसने उस स्टेप को फॉलो करना है और वो इतना ज़रूरी भी नहीं है, तो वो हार्ड वर्क कहलाएगा। सो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है हमें कहती है कि वर्कर के क्रिएटिविटी, कॉग्निशन और इमोशनल साइड्स को भी देखना है, और उनको ये काम में ये सारी चीज़ें अकोमोडेट करने की जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी डायडिक यानी टू वे कम्युनिकेशन पे भी फोकस करती है कि वर्कर और सुपरवाइजर या मैनेजर के दरमियान ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू द टास्क्स, चैलेंजेस एंड देयर प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। सोशल रिलेशनशिप के हवाले से जब बात होती है, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो आपस में रिलेशंस रखते हैं, ताल्लुक उनका आपस में कैसे होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी तौर पे दिल के तौर पे काम करता है। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी या इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो वर्कर्स के आपस के बेहतर ताल्लुकात पे होती है। एक हॉस्पिटल में अगर नर्सेज, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, लेग पुलिंग नहीं है, उनके आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, तो उस हॉस्पिटल में पेशेंट केयर भी बेहतर से बेहतरीन होगी। लेकिन जहाँ पे पॉलिटिक्स चलती हैं, जहाँ पे लेग पुलिंग कल्चर होगा, तो वहाँ पेशेंट सफ़र करेगा, कंज्यूमर सफ़र करेगा। सोशल रिलेशनशिप के हिसाब से वर्कर्स जो है वो अपनी ओपिनियंस, अपने कंप्लेंट्स, सजेशन और फीलिंग्स को अपने सुपरवाइज़र और मैनेजर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन बेहतर हो अपने काम के हवाले से। और डेफिनेटली जब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होगी तो प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। और ये थ्योरी हमारे पास, इसमें जो सोशल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया, ये बुनियादी तौर पे जब हॉथॉर्न इफेक्ट को स्टडी किया जा रहा था, तो उस वक्त ये सामने आई। अब हाउथॉर्न इफेक्ट क्या है? हाउथॉर्न इफेक्ट का मतलब है कि द टेंडेंसी फॉर पीपल टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्पेशल अटेंशन। आप देखते हैं कि जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का राउंड होता है, तो जल्दी जल्दी वार्ड को क्लीन भी कराया जाता है, वार्ड में सारी चीज़ें सेटल डाउन भी की जाती है, और सिर्फ इस डर से कि इंस्पेक्शन होगा और हमारी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी, तो लोग जो है डिज़ायर्ड एक्टिविटी के लेवल पे पहुंच जाते हैं।
इसको बेसिकली कहते हैं हाउटॉन इफेक्ट, कि लोग असल में सुपरविजन या मैनेजर के उनकी इंटरेक्शन और उनकी जो काम को इवेलुएट करने की जो जब भी राउंड्स होते हैं तो लोगों के रिस्पॉन्स में क्यों चेंज आता है। तो उन्होंने देखा है कि बेसिकली लोग खुद को उस लेवल पे इसीलिए लेके जाते हैं कि मैनेजर्स उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनकी बात सुने और वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। तो क्योंकि ये ह्यूमन साइड है इमोशन एंड कॉग्निशन की, तो इसीलिए फिर वो बेहतर से बेहतरीन करते हैं। सिस्टम थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चर, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे बात करती है। और स्ट्रक्चर में या सिस्टम थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सिस्टम कहलाता है और एक ओपन सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम जो है ये एक कन्फाइंड यानी सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम होता है और सिर्फ जो है वो फिजिकल साइंसेज में पाया जाता है। जबकि ओपन सिस्टम जो है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नल विद द एनवायरनमेंट दोनों इंटरेक्ट कर रहा होता है, जैसे हम इंसान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास स्टेपलर मशीन है, तो अगर वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, 1000 साल भी पड़ा रहेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके अंदर जो पिन्स लगी हुई है या वो जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, एक फिजिकल है, इसमें रूह नहीं है, या इसमें जो है ना वो एक इमोशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इसको वो नहीं करेगा। तो इंटरनली इसका जो सिचुएशन है वो वही रहेगी। ये क्लोज सिस्टम है, सेल्फ कंटेन्ड है। जबकि हम एज ए ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। हम उसको फील भी नहीं कर रहे होते लेकिन वो साथ में चल रहा होता है। ये ओपन सिस्टम है बेसिकली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ओपन है। सो ओपन सिस्टम में एक है इनपुट, ठीक है। इनपुट में रिसोर्सेज आ जाते हैं, सच एज कोई भी इंफॉर्मेशन जब होती है, आती है, या मटेरियल आता है, इक्विपमेंट आते हैं, फैसिलिटीज, मनी, एम्प्लॉयज, पेशेंट, फिजिशियंस, ये सारे ओपन सिस्टम है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मटेरियल्स भी करते हैं, इक्विपमेंट भी करते हैं, फैसिलिटीज भी करती है, मनी भी करती है, एम्प्लॉयज एंड पेशेंट्स भी कर रहे होते हैं। इनपुट की मिसाल ये है कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ऑर्डर चाहिए होता है, कोई इनपुट चाहिए होती है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, थ्रूपुट उसको कहते हैं। मतलब वो वर्क प्रोसेस जो एक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर होती है, और जब वो प्रोसेस होता है तो हमारे पास जो है आउटपुट सामने आता है। आउटपुट प्रोसेस होने के बाद, जैसे एजुकेशन हो गया, हम किताबें जमा करके या जो है उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जब हम उसको प्रोसेस करके एजुकेशन सिस्टम में बुक्स की सूरत में लेकर आते हैं तो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को इस्तेमाल करके जब हम हेल्थ सिस्टम में उसको यूटिलाइज करते हैं तो हेल्थ रिस्टोर होती है और रिहेबिलिटेशन होती है। और इसी तरीके से डिजीज़ प्रोटेक्शन हो गया या हेल्थ प्रमोशन, डेथ विद डिग्निटी और रिसर्च, ये सारे जो है हमारे उन एक्टिविटीज़ की जिसके लिए हमें कोई इनपुट मिला होता है और उसके लिए हमने कोई कोशिश की होती है, तो उसका आउटपुट हमारे पास सामने आता है। तो सिस्टम थ्योरी हमेशा सिस्टम पे फोकस करके वो कहती है कि हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज, जिसमें हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ एवेल्युएशन, हेल्थ केयर डिलीवरी, एजुकेशन, इस पे हम बात करें तो इनपुट्स की अगर हम बात करें, अगर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को हम एज ए ओपन सिस्टम ले लें, तो ये जो हमारे पास आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं कि पॉलिसी है, हमें पास रिलेवेंट एजुकेशन है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है,
सोशल वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशन है हमारे हेल्थ सिस्टम से, इथिकल लीगल फ्रेमवर्क्स है हमारे पास, इकोनॉमिक्स है, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट है, दूसरे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स है, फिर हमारा इन्वायरमेंट हेल्थ का और पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो जो इनपुट है इसको हम ये सारे बेसिकली इनपुट यहाँ पे आपको इस बॉक्स में दिखाएंगे। ये सब इनपुट मिल के एक प्रोसेसिंग फॉर्म में हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी मॉडल में जो है वो प्रोसेसिंग होती है एक हॉस्पिटल में। तो वहाँ या तो हेल्थ केयर डिलीवरी होती है या उस पे उसकी वैल्यूएशन होती है और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ आउटपुट सामने आता है, जैसे एजुकेशन हो गया, रिस्टोर्ड हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, डिजीज प्रोटेक्शन वगैरह। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।